नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपको एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली प्यार का त्योहार है, मिलजुल कर खेलिए। जिनको पसंद ना हो उनके ऊपर रंग ना डालिए। नफरती चिंटुओं से दूर रहिए। संडे का दिन है, आपको इंतजार होगा राजीव नारायण जी की बड़ बढ़िया बढ़िया भविष्यवाणियों का। हर बार की तरह मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ज्योतिष पसंद हो तो प्रोग्राम देखिए, ज्योतिष पसंद ना हो तो मत देखिए। राजीव जी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी अध्यात्म की बात करते हैं। इस बार के प्रोग्राम में उन्होंने गजब ढा दिया है। उन्होंने भारत की संस्कृति के ऊपर भी काफी सारी बातें की हैं। मैंने उनसे पूछा कि प्रेम जिस देश में इतना हो, वो देश में नफरत क्यों बढ़ जाती है। हमारे तो राधा कृष्ण के मंदिर हैं। प्रेम में आपने कृष्ण और रुक्मणी के मंदिर नहीं देखे होंगे। प्रेम को कितना महत्व दिया गया है। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैंने उनसे इस विषय में पूछा पूछा ये काल सर्प दोष, पितृ दोष, ये सब क्यों होते हैं। तो मैंने पूछा ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, उसका मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे, ट्रंप के रिश्तों पे क्या असर पड़ेगा। और शानदार बातचीत है, पूरी सुनिएगा। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे संदेश आए हैं। 4 PM म्यूजिक पे हम बहुत बेहतरीन गाने तैयार कर रहे हैं। कई कई गाने लाखों लाखों लोग देखे गए। हमारा प्रयास रहेगा महीने में 2 या 3 गाने हम उसमें तैयार करें। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इन गानों को तैयार करने में, चूंकि हम चाहते हैं गरीब लोग सामने आए, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई गरीब हो, रिक्शे वाला हो, मजदूर हो, काम करने वाला हो, बढ़िया गाता हो तो उसका फोन नंबर हमको भेजिए। हम उसका गाना तैयार करेंगे, अपने 4 PM म्यूजिक पे लॉन्च करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम एक गाना प्रायोजित करना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो मैं उन सबसे कहूंगा कि इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, फॉर्म आप भर सकते हैं। और दूसरा, आपको ये जो मेल आईडी दिखाई दे रही है और ये फोन नंबर दिखाई दे रहा है, इस फोन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आपकी डिटेल दे दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। मेल कर दीजिए अगर आप कोई गाना आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं। हम उसमें आपकी कुछ और बढ़िया प्रपोजल है 4 PM न्यूज नेटवर्क के, वो हम आपको भेजेंगे। तो चलते हैं राजीव नारायण जी की बातों के सुनने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। और मेरे को बड़ा इंतजार था इस दिन के शो का, क्योंकि आपने मार्च में बहुत सारी बातें बताई थी, संभावित बातें। क्योंकि आपने कहा था चंद्र ग्रहण पड़ेगा और उसके ऊपर चंद्र ग्रहण से बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में चेंज आएंगे। खासतौर से आपने कहा था कि कुछ अनिष्ट समाचार भी आ सकते हैं। और शेयर मार्केट तो जो आपने बताया था वही हाल चल रहा है। ट्रंप बाबू लगातार बेइज्जती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे थे हमने बड़े एमओयू और बड़ी बातें बातें की हैं। ट्रंप ने कल रात को कह दिया, परसों रात को कह दिया कि कोई एमओयू नहीं, बस तो केवल बातें हुई थी। यानी जो मोदी जी कर रहे हैं उसकी वो बेइज्जती कर रहे हैं। नेपाल तक के नागरिकों को छोड़ा सम्मान पूर्वक। पता नहीं क्या दुश्मनी हमसे कि हमारे ही नागरिकों को हथकड़ियों बेड़ियों में भेजा ट्रंप ने। तो आपने पहले ही बता दिया था। मैं तो हैरान हूं कि जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था ट्रंप का, आपने उसी दिन कह दिया था कि भारत से इसके रिश्ते बहुत खराब रहेंगे, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी। और मुझे क्या, सारे भक्तों को उम्मीद नहीं थी। सब हवन पूजन कर रहे थे। ट्रंप ने उधर शपथ ली, यहाँ इतने खुश हो रहे थे मानो मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हो। इन भक्तों ने और भक्तिनियों ने और नोएडा चैनल के एंकर और एंकरनियों ने सोचा नहीं था कि ट्रंप इतनी ज्यादा बेइज्जती करेगा, एक के बाद एक हमला करेगा। तो जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, इसके क्या क्या परिणाम होंगे, थोड़ा विस्तार से समझाइए। हमारे दर्शक बड़े उत्सुक हैं। कई लोगों ने मेल करके पूछा कि चंद्र ग्रहण पे हमारी राशियों पे क्या असर पड़ेगा, हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, ये सब जानना चाहते हैं। तो जरा चंद्र ग्रहण का क्या असर होता है जीवन में, राजनीतिक पहलू में, सामाजिक पहलू में, ये हमें प्लीज बताइए। हाँ, तो देखो आपने सबसे अच्छी बात कही। जो अभी आप डोनाल्ड ट्रंप की और इंडिया की जो ह्यूमिलिएशन की बात कर रहे थे, वो तो हम अपने प्रोग्राम में बता ही चुके हैं। उसकी वीडियो छोटी सी दिखाइएगा, जहां पर मैंने 26 जनवरी वाले प्रोग्राम में ये कहा था कि भारत के लिए ये ह्यूमिलिएशन लगातार रहेगा। वो 20-25 सेकंड की किसी ने एडिट करके दी है, वो जरूर दिखाएगा। तो ऐसे मैं आपको बता रहा, ऐसे अनस्टेबल माइंड का आदमी। और दूसरा, ये इंडिया की कुंडली बता देता हूं। तो आपके प्रश्न का जवाब इसी में आ रहा है। यह भारतवर्ष की कुंडली है और ट्रंप ने जिस लगन में ओथ लिए वो भारतवर्ष की कुंडली का 12वां घर है। तो भारत के लिए तो यह बहुत खराब समय है। इसमें
भारत के लिए ट्रंप का ये टेन्योर बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। भारत के लिए बहुत सारी परेशानियां और टैक्स की लायबिलिटीज बढ़ाने वाला होगा। आज वो अंधभक्त सारे मायूस हैं कि पता नहीं कितने आप 7-7.5 लाख लोगों को कह रहे हो कि वो बाहर डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसने तो करना भी शुरू कर दिया, अभी 1500 तो मिलिट्री प्लेन से डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सो भारतीयों का नंबर है। तो ये जो भी अभी केसेस हैं, अदानी का केस हो या और भी केस हो या पन्नून केस है, इन सब में भारत को बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन आने वाली है, क्योंकि भारत के लिए ये टेन्योर इनका अच्छा नहीं रहेगा। सबसे पहली बात है कि ट्रंप का जन्म का चंद्रमा भी पीड़ित है दर्शकों, और जिस दिन उन्होंने ओथ ली थी उस दिन भी चंद्रमा पीड़ित था। तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी अभी जो आप 2 दिन पुरानी बात बता रहे हैं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरे एज इट इज वर्डिंग सुनाकर दर्शकों बता रहा हूं कि किसी देश के लिए इससे ज्यादा बदतमीजी के साथ बोलने वाला भाषा नहीं हो सकती है। मतलब कि आप देखिए, भारत एक अमेरिका सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है आबादी के हिसाब से। अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, क्योंकि भारत तो बाद में आजाद हुआ, अमेरिका 1777 का है। लेकिन उसने जो भाषा इस्तेमाल की है, सोचिए संजय जी, हम लोग आप लोग भी, अगर मैं आपको कहूंगा देखो मैंने तुम्हारे को औकात दिखा दी है तुम्हारी, अगर मैं ये कहूं तो एक अपमानजनक बात है। और लगभग ट्रंप के वर्ड ऐसे ही है। दर्शकों आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वर्डिंग सुना रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 मार्च 2025 का, इंडिया चार्जेस अस मैसिव टैरिफ। ट्रंप कहते हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहता, यू कैन नॉट इवन सेल एनीथिंग इन इंडिया। They have agreed to cut down their tariff way down because somebody, ट्रंप क्या कह रहे हैं धमकाते हुए, because somebody कौन है यहां पर? ट्रंप। because somebody is finally exposing you। अरे भाई हमने कौन सा एक्सपोज किया, हमने कौन सा स्कैंडल किया? भाई हमारा देश है, हम अपने यहां पर टैरिफ लगाएंगे, हमारी पॉलिसी है। हमें हमारे अपने देश को देखिए, पहले भी आपका आरएसएस, हालांकि आरएसएस का वो डिपार्टमेंट तो बंद हो गया, वो स्वदेशी जागरण वाला। आरएसएस तो ये कहता था ना, आरएस के हम अपनी संस्कृति अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। अब तो देखो बेचारे छोटे जो परचूनिया दुकानदार सब खत्म हो गए, क्योंकि बड़ी बड़ी अमेजन जैसी कंपनियां आ गई हैं। तो आरएसएस की वो बातें भी कोरी हवा ही रह गई हैं। लेकिन फिर भी ये हर देश का उसका अपना मूल अधिकार है, उसका अपना पर्सनल राइट है, उसके सिटीजन का सम्मान है कि मैं बाहर से आने वाले प्रोडक्ट को हाई टैरिफ लगा करके अपने यहाँ कम आने दूं, जिससे कि मेरे यहाँ के लोकल बिजनेसमैन डेवलप हो, मैन्युफैक्चरर डेवलपमेंट हो उनका। अगर बाहर का सस्ता माल यहाँ पर आने लग जाएगा तो सोचिए यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बंद हो जाएगा। अगर चीन अपना यहाँ माल डंप करने लगे, वैसे तो बहुत हो गया है, क्योंकि गुजरात की और पूरे देश भर की 70-80% कंपनियां तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुके हैं, जो चीन ने किया। तो देखिए ट्रंप क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं, somebody is finally exposing them for what they have done। अरे भाई हमने क्या अपराध कर दिया टैरिफ लगा के? ज्यादा हमको अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बचानी थी। हमारी ये जितनी मारुति और ये टाटा वगैरह है, अगर वो जो 110%, जहां तक मैंने कहीं अखबारों में पढ़ा है, अमेरिका के ऊपर 110% का टैरिफ है शायद ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सो इसीलिए रोका था, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे यहाँ की बंद हो जाती, और जिसको भारत 10-15% करने जा रहा है, जबकि अमेरिका, मैंने अखबारों की न्यूज बता रहे दर्शकों, अमेरिका इंसिस्ट कर रहा है कि 0% कर दो आप। ठीक है, तो आपने देखो दर्शकों कि ट्रंप बोलते हैं कि भाई हमने उनको एक्सपोज किया। ये भाषा एक डेमोक्रेटिक देश के लिए नहीं होनी चाहिए। और दूसरा उसने एक बात कही है, इसी अखबार की बात बता रहा हूं, इंडिया हैज हिस्टोरिकली बॉट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इट्स मिलिट्री आइटम्स फ्रॉम रशिया दैट नीड टू बी एंड। मतलब जो हम अभी तक हमारे रशिया के साथ इंदिरा गांधी के टाइम से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और हम लगातार बहुत भारी मात्रा में रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। उसके लिए भी ट्रंप ने अभी यह कह दिया कि तुम उनसे नहीं खरीदोगे, आप हमसे खरीदोगे। तीसरा, उनके यहां पर अभी ये जो पीयूष गोयल जी वहां पर गए हैं, जबरदस्त, मतलब पहले तो उन्होंने मोदी जी का बैठा के खूब ह्यूमिलेशन किया वहां पर। मोदी जी से ऐसे प्रश्न प्रेस वार्ता में करवाए जैसे मोदी जी वहां पर बगले झांकने लगे। कुछ प्रश्न की तो मोदी जी को अंग्रेजी भी समझ में नहीं आई कि वो क्या बोल गए, तो उसलिए वो ट्रंप ने उनको हैंडल किया। और अभी पीयूष गोयल वहां पर बेइज्जती करा के आए। पहले जयशंकर के हो क्या रहा है, हम लोग इतना क्यों झुक रहे हैं, तो ये सब एस्ट्रोलॉजिकली मुझे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूं। जो ट्रंप ने 26 जनवरी को 20 जनवरी को ओथ ली थी, और 26 जनवरी को मैंने आपके प्रोग्राम किया था। साथ में वो ये कहते हैं कि एक और उन्होंने चैलेंजिंग बात कह दी है संजय जी। उन्होंने ये कहा है कि फार्म सेक्टर भी आपको अमेरिका के लिए खोलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है हमारे लिए। देखिए
आपको पता है कि जब आपके यहाँ प्राइवेटाइज किया जा रहा था, अदानी के लिए किया जाना था, तो किसानों ने आंदोलन किया जो एक साल से ज्यादा चला। 700-800 किसान मरे थे। अब आप बताइए कि वहां पर तो वो हाइब्रिड चीजें आपको आएंगी। अगर अमेरिका का सामने झुक गए, जो कि झुकने का सारा का सारा संकेत दिखाई दे रहा है मोदी जी का, इतना पूरी दुनिया में कोई प्रधानमंत्री नहीं दंडवत हुआ है जितना कि हमारे नरेंद्र मोदी में। सबसे ज्यादा आजाद भारत में 1947 के बाद किसी भी देश के माना हमारे देश के प्रधानमंत्री की अगर इतनी बेइज्जती हुई है तो मोदी जी से ज्यादा इतिहास लिखा जाएगा मोदी जी के जाने के बाद। और भाजपा के लिए भी कि जितना ये उन्होंने जंतर मंतर पे हवन किया था, ये हवन लग रहा उनका खंडित हो गया और उसका विपरीत प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है, होता ही है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत वो देश है जो ब्रिक कंट्री का एक हिस्सा मेंबर बनकर के और नई करेंसी ला रहा था अमेरिका के लिए। तो मतलब इस तरह से आपको बराबर प्रताड़ना दी है, बहुत सारा ह्यूमिलेशन किया है। तो मैं आता हूं कि क्योंकि अब मैं इसलिए ये दर्शकों आज मैंने शुरुआत ये की क्योंकि जो आने वाला चंद्र ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण को क्योंकि हमारे यहाँ ये देखिएगा चंद्रमा जो है प्रजा का मन का कारक होता है। जो प्रजा की सोच है, प्रजा के सुख है, वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। और सूर्य राजा है और ये आदिकाल से है संजय जी, ये आज का नहीं है। एक मैं रिपोर्ट दिखाता हूं, ये क्या ना इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज का एक कोई आर्टिकल था जिसमें उन्होंने ये मेरे पास राइटअप है कहीं, किसी पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इस पर रिसर्च की थी। तो वो लिखते हैं कि ये लिखते हैं recent scientific exploration in astronomy are wrapped up with predictions of rishis in Indian Vedic period. India is rich in its tradition and culture and is known for its traditional values. India's rich Vedic scripts pronounce the process of eclipse in the language of metaphor among the four Vedas. तो अत्रि ऋषि जो हुए थे वो हमारे ये जो अत्रि ऋषि हमारे जो सप्त ऋषि हुए हैं, अत्रि ऋषि भृगु ऋषि के पुत्र थे। भृगु ऋषि के पुत्र अत्रि हुए हैं, वो इक्लिप्स के मास्टर थे। मतलब उस जमाने में अगर कोई साइंटिस्ट था हमारे वैदिक पीरियड में तो अत्रि ऋषि थे। और ये पुस्तक मैंने आप लोगों के यहाँ दिखाई है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर है। ये 12 महीना जो ईशा से पहले हुए, मतलब राजा विक्रमादित्य के, मतलब हम ये इसलिए बता रहे हैं कि हम जो ग्रहण की बात कर रहे हैं ये मेरे लिए नई नहीं है। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं और मैं इसको जब देखता हूं कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। और सबसे पहले आप ही के यहाँ प्रोग्राम मैंने 6 अक्टूबर को जब किया था, सूर्य ग्रहण का प्रभाव शेयर मार्केट का बताया। और आप देखिए, और ये भी कहा था कि 3 से 6 महीने तक असर रहेगा लगातार। संजय जी 2 दिन अभी जो शेयर बाजार थोड़ा सा चला था, भक्त खुश होने लगे। और जो इस बीजेपी सरकार के पेड लोग थे वो भी कहने लगे अब बाहर आने वाली है शेयर बाजार में। और उसके बाद देखिए फिर भी, लेकिन एफआईज ने लगातार एक भी दिन खरीदारी नहीं करी है। एफआईज अभी भी बेच रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग की, हमारी बहती गंगा में हाथ धोने की आदत तो सबको होती है। तो हमारे यहाँ के जो बहुत बड़े जो इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड है, उन्होंने भी शॉर्ट कर दिया माल को। जैसे बेच दो, आपके पास डिलीवरी ना हो और बेच सकते हो, उसको शॉर्ट करना कहते हैं। उसके बाद जब मार्केट शेयर नीचे और जाएगा उसको खरीद दो, आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये किया गया, इसकी वजह से 2 दिन बाजार चला था और उसमें ट्रैप होने का था। मैं दर्शकों आप लोगों को बता दूं, बहुत खराब समय है। जो चंद्र ग्रहण 14 मार्च को पड़ने जा रहा है, जो 29 मार्च को पड़ने जा रहा है, ये भारत के शेयर बाजार को तबाह करने के लिए दोनों ग्रहण आ रहे हैं। तो मैंने इसलिए बताया 2 ग्रहण एक महीने में। हाँ, 1 महीने में। ये तो मैंने पहले ही आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये पुरानी कहावत है कि राजा और प्रजा दोनों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट होता है अगर एक पक्ष में या 1 महीने में ग्रहण आ जाए। तो सूर्य का ग्रहण प्रशासन, गवर्नेंस, राजा, इसके लिए ग्रहण का मतलब है टू कैच, पकड़ना। उनकी आभा खत्म हो जाना, उनकी शक्ति खत्म हो जाना, उनके लिए अपमान आना या उनके लिए डेथ हो जाना, सत्ता परिवर्तन हो जाना, ये सारी चीजें हमारे वेदों में ये सब कही गई है। पूर्व काल में ऐसे ही देखा जाता। और ये जो चंद्रग्रहण जो होता है संजय जी, मैं टेक्निकली बता देता हूं कि ये चंद्रग्रहण बेसिकली प्रजा के लिए कष्टकारी होता है। मतलब एक राजा के लिए कष्टकारी सूर्य ग्रहण और प्रजा के लिए कष्टकारी। मैं सिलसिलेवार बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने ये पुस्तक दिखाई थी और आपको बताऊं, ये कुंडली मैंने बनाई है। उस दिन तो मैंने हाथ से बनी हुई दिखाई थी, आज मैंने प्रिंट आउट लिया है। ये कुंडली है आपका 14 मार्च 2025 को शुक्रवार के दिन 10:40 पर सुबह दिन में ये ग्रहण शुरू होगा।
क्योंकि ग्रहण, चंद्र ग्रहण के लिए कंडीशन होती है। चंद्र ग्रहण जो है हमेशा इन कंडीशन में हो सकता है। ग्रहण की कंडीशन में दर्शकों को बता दे, तो क्योंकि थोड़ी साइंस की बात जरूर करूंगा, नहीं तो लोग साइंटिस्ट लोग सोचेंगे कि ये भी दकियानुसी बात कर रहे हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण पड़ने के लिए संजय जी कंडीशन पहली पूरी होनी चाहिए, उस दिन पूर्णमासी होगी। मतलब चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को पड़ेगा, जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे 180 डिग्री में। और इसका लॉजिक क्या है, चंद्रमा का सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूम रहे हैं, और सूर्य के प्रकाश से ही सारे के सारे ब्रह्मांड के ग्रह उपग्रह प्रकाशित होते हैं। तो जो सूर्य की आने वाली रोशनी के बीच में कोई व्यवधान आ जाए चंद्रमा पर जो जा रही है, तो वो चंद्र ग्रहण कहलाएगा। तो इसमें पृथ्वी आ जाती है बीच में। आपके जो सारे के सारे अपने अपने ऑर्बिट में गोलाई में घूम रहे हैं, तो उसमें पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण बनता है, और ये होता है आपके पूर्णमासी के दिन। और उसमें क्या होता है कि चंद्रमा की लाइट बंद हो जाती है, तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से जो रिफ्लेक्ट होगा, पृथ्वी पे क्या है, मिट्टी, धूल, आंधी, तो बहुत सारा चीजें, क्योंकि जीवन तो केवल पृथ्वी ग्रह पे है, इसकी वजह से चंद्रमा की रोशनी बदल जाती है। तो आपको अभी से बता दे तो दर्शकों, आप दूसरे अमेरिका में दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, क्योंकि सुबह यहां पड़ रहा है, वहां रात होगी। चंद्रमा को तो रात को ही देख सकते हो। और अफ्रीका में दिखाई देगा, वहां पर ये रेडिश चंद्रमा है। रेडिश चंद्रमा जो खूनी चंद्रमा जिसको कहते हैं, बड़ा अशुभ माना जाता है पूर्व काल में, मतलब रक्तपात का संकेत है, कष्ट का संकेत है, इस तरह का। तो ये, और एक इसी तरह सूर्य ग्रहण कब होता है, दर्शकों में बता देता हूं कि जब आपका पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और उसमें चंद्रमा जब बीच में आ जाता है, तो वो आपके सूर्य के प्रकाश को व्यवधान पहुंचाता है। तो ये सूर्य ग्रहण की कंडीशन है। और सूर्य ग्रहण के लिए कंडीशन कब बनेगी, अमावस्या के दिन। तो 29 मार्च को अमावस्या है, तो आपका सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और 14 मार्च को आपकी पूर्णमासी है, तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और साथ में मैं उन विषयों पर भी संजय जी बोलना चाहूंगा कि अक्सर आपने भी पीछे कभी प्रोग्राम में मेरे से पूछा था कि लोग ये भ्रांतियां क्या फैला दे, खाना खाना नहीं चाहिए और गर्भवती महिलाओं को नहीं चाहिए, ये सब विषयों पर मैं आऊंगा। तो मैं सबसे पहले मैंने टेक्निकली बताया कि ये जो एक और चीज आपको बता देता हूं कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है दर्शकों, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सेलेस्टियल बॉडीज, जो 7 ग्रह हैं पूर्ण, और बाद में हमारे साइंटिस्टों ने नेपच्यून और 2 और कुछ ग्रहों को खोजा था, which revolve around the sun, is at the center of this system, has the light of its own। आप बताएं कि जो एक 2 ऑर्बिट, मतलब क्या नाम है आपके सोलर सिस्टम में, एक तो सूर्य के नजदीक कुछ ग्रह हैं, एक सूर्य के दूर है कुछ ग्रह। तो मैं जल्दी से बता देता हूं, सूर्य के जो नजदीक है वो बुध है, शुक्र है और अर्थ। तीसरे नंबर पर अर्थ है, सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आती है पृथ्वी। और चंद्रमा अपने आप में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कहलाता है इनर सोलर सिस्टम। और जो आउटर सोलर सिस्टम है उसके ग्रह हैं, उसमें आते हैं मंगल, बुध, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, और यूरेनस, नेपच्यून जो आते हैं, इनकी बहुत सारी दूरी है। और इसके अलावा जितने एस्टेरॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, इंटरप्लेनेटरी गैस, डस्ट एंड सोलर विंड है। आपको पता है, जैसे वहां पर सोलर विंड, वहां पर तूफान भी, साइक्लोन भी आते हैं सूर्य के ऊपर बहुत सारे, ये उल्का पिंड वगैरह जो होते हैं ना, इसको अंग्रेजी में एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स कहते हैं। तो ये जो है आपके हमारा सोलर सिस्टम हो गया, ये हमारा साइंटिफिक है। और इनकी ये सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, जिसके कारण हमारी ये ऊर्जाएं हमारे को प्रभावित करती हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, सबसे छोटा कॉमन उदाहरण, अगर सूर्य की रोशनी ना आए तो पौधे और प्लांट वेजिटेशन बंद हो जाएगा, खत्म। उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि सूर्य जो है हमारे यहाँ हमारे शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। हम आपको बताएं, ये क्या नाम है, मतलब मॉडर्न साइंस में भी इस चीज को मान लिया गया। एक फॉर्मूला होता है, दर्शकों को बता देता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है F = G m1 m2 upon r²। F इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, G इज कांस्टेंट, m1 और m2। मान लीजिए एक मुझे अगर शनि की दशा का असर मेरे ऊपर क्या पड़ेगा, तो एक शनि ग्रह का मास हो गया, एक मेरा मास हो गया, और उनके बीच की पृथ्वी से दूरी शनि की कितनी है, वो बटे r²। तो जो जितना नजदीक ग्रह होगा
उसका उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारे पृथ्वी पर मानव है, इसीलिए चंद्र ग्रहण का और सूर्य ग्रहण का हमारे ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट ऊर्जा हमको प्रभावित करती है। मैं जल्दी से बता देता हूं। हम सभी जानते हैं कि संसार के समस्त पदार्थों, वृक्ष, फल, अन्न आदि पर दो ऊर्जाओं का सीधा प्रभाव है। सूर्य ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति, फोटोसिंथेसिस भरता है। फोटोसिंथेसिस को प्राण शक्ति कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा वायुमंडल इसके द्वारा हमारे प्राण को शुद्ध करती है। शरीर में शुद्ध प्राण ही सेल्स एंड नर्व्स को की ग्रोथ को, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्व की ग्रोथ, उस बॉडी में जैसे प्लांट में भी ग्रोथ होती है, नर्व्स की हमारे अंदर भी होती है। रिपेयर करता है बोन मैरो का, बोन का भी कारक है, एंड प्योर हीमोग्लोबिन को भी कंट्रोल करता है। चंद्रमा की ऊर्जा क्या करती है? हमारी वृक्षों, फलों, जड़ी बूटियों आदि में उनकी मेडिसिनल और न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाती है। उनकी मेडिसिनल वैल्यू और न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाती है उनकी, जिससे वो ज्यादा उपयोगी हो जाए। इसलिए पूर्व में पहले के टाइम में वैद्य लोग क्या करते थे? शुक्ल पक्ष के में दवाएं बनाते थे और पूर्णमासी के दिन उसको पूरा करके बांटते थे, क्योंकि सो दैट चंद्रमा की वो औषधि कारक ऊर्जा उनको मिले। उनका वितरण करते। व्यक्तिगत शरीर में ये ब्रेथ, हमारा चंद्रमा क्या करता है? हमारे शरीर में जो ब्रेथ है, वाटर कंटेंट, हार्मोन्स और हमारी साइकोलॉजी, फीलिंग्स, इमोशंस, परसेप्शंस, हीलिंग एंड रिकवरी और संवेदनाओं को इफेक्ट करता है। जो हमारी रिकवरी होती है पेशेंट की, वो भी, और आपका मूड है, उत्साह का कारक है, वो भी चंद्रमा ही है। तो इसीलिए जब ये कोई व्यवधान आता तो ऐसा माना गया है कि सूर्य ग्रहण जो है वो बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बता रहा हूं, लोगों को ये लगता है, क्योंकि जब हम आस्था की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, तो वहां लॉजिक खत्म हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य जो है हमारा आत्मा का कारक है, ऊर्जा का कारक है, प्राण शक्ति का कारक है, ये हमने बताया। और अग्नि तत्व और जो है अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सूर्य ग्रहण बौद्धिक और आत्मिक बल को प्रभावित करता है, क्योंकि बिना सूर्य की ऊर्जा के आपके पास आत्मविश्वास, पुरुषार्थ, शरीर से काम करने की शक्ति, सेल्स की ग्रोथ, ये सूर्य से आती है। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो कोई ना, इसीलिए वो कुछ हमारी मान्यताएं बनी आ रही हैं कि किस समय खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये इसके कारण ही आ रहा है। और चंद्रग्रहण के अंदर मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, मानसिक स्वास्थ्य। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अब मैं जब आता हूं ये तो चीजें, और एक चीज और बता देता हूं कि एक हमेशा मजाक उड़ाया जाता है हमारे वैदिक धर्म का, संजय जी, कि वही कहा जाता है, अरे साहब वो बहुत सारे साइंटिस्टों ने हमारा उपास उड़ाया कि देखो हम, मतलब जब ग्रहण पड़ रहा तो उसी समय वो बर्गर खा रहे हैं, बर्गर खा के टीवी में अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो हमारे ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा, आपको इमीडिएटली नहीं होगा। ये सब चीजों का फर्क है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब अगर हमारा मन से हम दुखी हैं, और आप खाना कब खाते हो? जब प्रसन्न मन में, प्रसन्नता के साथ हो मूड, तो वो फूड आपकी बॉडी में ज्यादा उसकी नरिशमेंट होती है, आपकी वो ऊर्जा उसको ज्यादा अच्छी प्राप्त होती है, और आपको वो फूड लगता है, खाना लगता है। तो भोजन ना करने के बारे में एक लॉजिक आता है कि भाई क्यों नहीं करना चाहिए। ये दर्शकों को जानकारी, क्योंकि आगे विषय आएगा। और हमेशा याद रखिए, सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। हालांकि ये ग्रहण यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे पंडित जी अब लोग कहेंगे कि भाई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके 6 अक्टूबर के कहा था कि चूंकि वो कन्या और मीन की एक्सिस में ग्रहण पड़ा था, तब भी मैंने ये कहा था कि भारतीय शेयर बाजार के लिए ये बहुत अशुभ समाचार लेके आएगा, और वो घटना घटी है। देखिए, अब तो प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, अब तो ये नहीं कह सकते। तो अब उन लोगों को खंडन हो गया कि भाई जो लोग कहते ग्रहण नहीं दिख रहा था, वो भी सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ नहीं दिखा था। तो चूंकि खगोलीय घटना तो है, ब्रह्मांड को थोड़ी आप माइनस कर दोगे। तो आयुर्वेद के अनुसार हमें क्यों, इसका आज मैं दर्शकों हमेशा के लिए एक जानकारी देता हूं, क्यों खाना नहीं खाना चाहिए और ग्रहण के समय करना क्या चाहिए, क्यों हमारे धर्म शास्त्रों में क्यों कहा गया, उसका लॉजिक है। उस लॉजिक को मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपके पॉलिटिकल बातों पर आऊंगा कि भाई ये हमारे अमेरिका के लिए, भारत के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए या और संस्थानों के लिए क्या फर्क पड़ेगा। तो आयुर्वेद के अनुसार हमें भोजन सदैव स्वच्छ वायुमंडल और शांत मन के साथ करना चाहिए, आयुर्वेद कहता है, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर का सीधा संबंध हमारे माइंड से है। उत्तेजना, भय और संशय की अवस्था में बॉडी की पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है, मतलब ज्यादा एसिड बनने लग जाता है जब हमारे टेंशन होती है माइंड में।
जिससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इरेगुलर डाइजेशन भी वेट लॉस, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, स्लीप डिसऑर्डर और नाना प्रकार की साइकोसोमेटिक बीमारियां बनाता है। जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी आपके जूसी फ्रूट्स हैं, उसमें चंद्रमा की ऊर्जा होती है। आज जैसे किशमिश है, किशमिश को अगर सूर्य की ऊर्जा मिलेगी तो वो सॉरी अंगूर है, अंगूर वो जूसी फ्रूट है, लेकिन जब सूर्य की ऊर्जा मिलेगी तो वो किशमिश बन जाता है, मुनक्का बन जाता है। ग्रहण के दौरान ये ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, अतः फूड की मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशियस वैल्यू डिस्टर्ब होने के कारण इसको हमारे आचार्यों ने कहा कि ग्रहण के समय, जब ग्रहण का पीरियड है, क्योंकि ये ग्रहण आपका 10:40 से 2:00 तक रहेगा, 2:00 तक रहेगा। तो उस समय के पीरियड में हमें क्या करना चाहिए? तो फूड की मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन वैल्यू डिस्टर्ब होती है, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, मन के डिस्टर्बेंस से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने की संभावना रहती है। मानसिक जाप, क्यों हमारे यहां ये कहा गया कि इस दौरान मंत्र जाप करना चाहिए? ये कहा मान्यता है संजय जी ऐसी कि नवरात्रे दोनों जो साल में 2 बार आते हैं, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और दीपावली और ग्रहण काल, ये मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि के सर्वोत्तम काल माने गए हैं। मतलब कोई मंत्र आपको, सिद्धि का मतलब है उसकी ऊर्जा आपको फर्क पड़ने लगेगी। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आप इसमें जाप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का करिए, आप क्या नाम, हनुमान चालीसा पढ़िए, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ये जबरदस्त टाइम है जो आपको वास्तव में हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया कि ये सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध होने का मतलब कोई इफेक्टिव टूल है जो जब आपको संकट आए उसको, जैसे हनुमान जी का संकट थे, हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तो ये सिद्ध करने का सबसे सुंदर उपाय है। क्योंकि मानसिक जाप, मेडिटेशन, चैंटिंग और अन्य डिवोशनल एक्टिविटी से मन शांत और एकाग्र होता है। माइंड की इस कंडीशनिंग से डाइजेशन के अलावा हमारी हार्मोनल हेल्थ भी अच्छी होती है। हमारी ग्लैंड्स ज्यादा से ज्यादा हैप्पी हार्मोन रिलीज करती हैं जब हमारा मेडिटेशन हम करते हैं, चैंटिंग करें। जबकि समय पेट हल्का रहने से प्राणिक शक्ति भी बढ़ती है, जबकि अगर आपका पेट भरा हुआ हो तो पेट की नसें, नाड़ियां खिंचती हैं, स्टमक के ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब करती हैं। और इसमें कुशा तुलसी का एक चीज और मान्यता मानी गई है कि जब हम ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, ये कहा गया जाता है। उसका लॉजिक इसलिए बताता हूं। कुशा का आसन, कुशा के आसन को बहुत पहले ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं तो कुशा के आसन पे बैठ के, तो कुशा तुलसी का यूज इसलिए किया जाता है, इनके अंदर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जो खाने पीने के सामान पर ग्रहण के दौरान नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव को कंट्रोल करती है। तो इसलिए ये दर्शकों, ये इसका एक आपका आध्यात्मिक पहलू मैंने ग्रहण का बता दिया। अब मैं पॉलिटिकल पहलू के लिए आता हूं, जो कि ये ग्रहण सबसे पहले मैं लेता हूं इंडिया की चार्ट को, क्योंकि भारतवर्ष में ये ग्रहण दिख नहीं रहा, लेकिन क्या करेगा, ये वही विनाशकारी चीजें लेके आएगा। इंडिया की चार्ट में ये 4-10 की एक्सेस से शुरू होता है। 4-10 की एक्सेस है, वो राइटअप मैं आपके यहां भेजूंगा, आप दिखाइएगा। और ये एंड होगा जब, तो उसमें 5-11 की एक्सेस, शेयर बाजार की एक्सेस आ जाएगी। तो भारत के लिए ये जो आपका ग्रहण जो पड़ने वाला है, वो आपके इंडिया के चार्ट में, दो इट विल नॉट बी विजिबल इन इंडिया, लेकिन ग्रहण शुरू होने के समय भारत की कुंडली का लग्न ही उदय हो रहा है। वृषभ लग्न में ये ग्रहण पड़ रहा है और ये 10:40 पर पूर्णिमा के दिन शुरू होगा। ये ब्रह्मांड में जब ये ग्रहण शुरू होगा उस समय टॉरस लग्न उदय हो रहा है। लग्न में 8वें घर का स्वामी जुपिटर है। फाइनेंस, इकोनॉमी, जीडीपी के 2nd हाउस में 12वें घर का स्वामी मंगल है। 4th हाउस में 3rd लॉर्ड मून है। 10वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी शनि से एक्सपेक्टेड है और 4थे घर का स्वामी सूर्य भी उसको एक्सपेक्ट कर रहा है 4th हाउस में। इसमें शनि और सूर्य की एक ही डिग्री है। जो ग्रहण की मैंने कुंडली दिखाई थी, शनि और सूर्य एक ही डिग्री में। शनि हमारा प्रजा का कारक है, डेमोक्रेसी का कारक है, और सूर्य हमारा गवर्नेंस और रूलर का कारक है। तो इस ग्रहण का 6 महीने तक संकेत ये रहेगा कि पूरे विश्व में राजा, मतलब रूलर और पब्लिक के बीच में भयंकर संघर्ष होने का योग बन रहा है। मतलब सड़कों पर लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे उनकी पॉलिसीज के लिए। क्योंकि कौन सी पॉलिसी? जो उनकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती है, उनकी पर्सनल सेविंग को डिस्टर्ब करती है। एक तो तरफ तो शेयर बाजार का नुकसान मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं अभी ये दर्शकों, कि शेयर बाजार का नुकसान होगा, प्राकृतिक प्रकोप आएंगे, लैंडस्लाइड, स्नोफॉल, और जो है आपके बर्फबारी के तूफान, बर्फ के जो तूफान होते हैं वो,
जिससे कि और ये बताना कि फोर्थ एस्पेक्ट से 11th हाउस में जो अभी 11वें घर से हमारे नए कानून देखे जाते हैं, जो भारत सरकार ने अभी नया इनकम टैक्स का कानून जो लेके आ रहे हैं, और इसके अलावा मीडिया का हाउस का लॉर्ड भी इस समय मीन राशि में नीच का है, और तीसरे घर का स्वामी चंद्रमा, मैंने कहा तो मीडिया के जरिए जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की सरकार की मंशा है, इसमें मेलाफाइड मंशा है, छल कपट से मीडिया सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। भारत की कुंडली की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में ये होगा। और संजय जी, जो अभी जिसपे आपके कई सारे प्रोग्राम मैं देख रहा था कुछ लोगों के, कि जो नए इनकम टैक्स के लॉज के जरिए वो आपके व्हाट्सएप, आपके ईमेल उसमें जाए, ये बेसिकली वो षड्यंत्र है जिसके कारण रिवोल्ट होगा जनता का। मेरी उस प्रेडिक्शन पर चले जाएं जो मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि 6 सितंबर से मंगल की दशा आंदोलन की दशा है, 7 वर्ष की है, जो अभी तक हमारे 10 साल से हम देख रहे थे कि देश में आंदोलन होना बंद हो गए थे, जनता सुस्त हो गई थी, हर मुद्दे पर चुप रहती रहती है। वो सडनली उसमें आप देखेंगे एक परिवर्तन आना लगेगा कि लोग सड़कों पे आएंगे और अपने विरोध करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, ये ग्रहण भारत की कुंडली के 410 एक्सेस में शुरू होकर के 511 की एक्सेस में स्टॉक मार्केट की एक्सेस में खत्म होगा। भारत में फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और न्यू टैक्स लॉज के कारण सत्ता और जनता में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये कानून कोर्ट में चैलेंज होंगे, ये आपके जो कानून सरकार जो लेके आई, मीडिया वाले भी, और नए इनकम टैक्स का कानून भी, और ये लोगों का भारी लोगों का विरोध होगा, और एससी होलिस्टिक अप्रोच के कारण इन्हें बदलने का, इनको स्टे देने का प्रयास करेगा, ऑर्डर देगा। पड़ोसी देशों से संबंध और खराब होंगे। ऑयल, गैस और अन्य एनर्जी सेक्टर, ऑटोमोबाइल, केमिकल, फार्मा सेक्टर, फार्मिंग एक्सेट्रा के लिए ग्रहण अशुभ है। कृषि, खेतीबाड़ी के लिए बहुत अशुभ है। हिल्स में भारी बर्फबारी, रेन्स के कारण लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक जैसे प्राकृतिक प्रकोप का भी योग है। क्योंकि अर्थक्वेक का भी मैंने बात की, क्योंकि होता क्या है, ये जो एनर्जी अर्थक्वेक कब आता है कि हमारी जो पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब वो मूवमेंट के कारण जो आपस में रगड़ खाती है तो एनर्जी जनरेट होती है। वो जो सूर्य और चंद्रमा की जो प्योर एनर्जी, इनको उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स के जरिए जो बांध के रखती है, वो डिस्टर्ब होने के कारण हमारे अर्थक्वेक आते हैं। ऐसा देखने में एक रशियन साइंटिस्ट ने 100 अर्थक्वेक को रिसर्च किया था, तो उसमें पाया था कि वो अर्थक्वेक, मोस्ट ऑफ दी अर्थक्वेक 90% से ज्यादा ग्रहण के आसपास आते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। तो उसमें अर्थक्वेक आने की संभावना कहां पर आएगा? पहाड़ों में। आपका जो उत्तर भारत और उत्तर पूर्व भारत में ग्रहण का योग आ रहा है हमारे भारत की कुंडली के अनुसार। अब यूरोप का, और मैं अब अमेरिका के लिए बता दो, ये अमेरिका की कुंडली है। दर्शकों, ये जो अमेरिका की कुंडली है, अमेरिका की कुंडली में ये फाइनेंस के एक्सेस में पड़ रहा है। कन्या और मीन लगन की एक्सेस अमेरिका की 6, 2 और 8 हाउस की एक्सेस है, 8th हाउस की। तो संजय जी, जो ट्रंप अभी जो टैरिफ जगह जगह लगा रहे हैं, इस समय इतना ज्यादा पूरी दुनिया में इस पागलपन के टैरिफ ट्रेड वार की वजह से अमेरिका के जनता के लिए भी बहुत परेशानी होगी। महंगाई वहां पर बढ़ने वाली है, क्योंकि दूसरे देश भी टैक्स लगा रहे हैं। तो अमेरिका में जो सामान आ रहा था, अमेरिका में अब मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं है, बहुत सारा चाइना से सामान जाता है, चाइना ने भी टैक्स लगा दिए। इसके कारण अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन, मतलब सत्ता के खिलाफ बहुत आंदोलन होने की संभावना है, और अमेरिकन पीपल के लिए इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है। एक्चुअली में देखिए, जो ट्रंप जो जीत के आए, तो ये यूनाइटेड स्टेट की कुंडली है। His tenure as an unpredictable, uncertainty, wavered policies which may be backfired, may be the cause of humiliation to him, his administration, and people of US. His many decisions, tax policies, immigration policies may be challenged in the court of law. The people of US may see his tenure with unrest, unhappiness, violence, shooting incidents, टेररिस्ट एक्टिविटीज ड्यू टू बैड लॉ एंड ऑर्डर्स। यूएस हैज लियो, क्योंकि सिंह लगन है यूएस का, उसका 10वें घर का स्वामी शुक्र विल बी इन 8th हाउस, और वक्री है विद डेबिलिटेटेड 2nd लॉर्ड, 11th और मरकरी विद राहु केतु एक्सेस। इसलिए ये ग्रहण यूएस सहित विश्व के सभी देशों की इकोनॉमी, जीडीपी, करेंसी के लिए अत्यंत अशुभ होगा। उनके प्रेसिडेंट की अनप्रेडिक्टेबल और मेलाफाइड अनसर्टेन पॉलिसीज, टैरिफ वॉर के कारण ट्रेड वार बढ़ेगा। विश्व में जबरदस्त महंगाई के कारण सभी वस्तुएं महंगी होंगी, विश्व की जनता के कष्ट बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल का इफेक्ट आ रहा है। स्टॉक मार्केट में वोलाटिलिटी रहेगी,
सूर्य शनि की क्लोज डिग्री के कारण रूलर्स और पब्लिक में अनरेस्ट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, सिटीजनशिप, माइग्रेशन लॉज, वॉर पॉलिसीज के कारण और प्रोटेस्ट होंगे। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में भी कंफ्लिक्ट होगा। अमेरिका की कुंडली में आ रहा है कि अमेरिका में ट्रम्प के बहुत सारे डिसीजन को जुडिशरी चैलेंज करेगी, स्टे करेगी। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में वहां पर उनका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। 10वें घर का 8वें घर का स्वामी इसमें एक्सचेंज है। इंडिकेट द ह्यूमिलेशन टू द रूलिंग लीडरशिप, देयर पॉलिसीज में बी बैकफायर्ड। इन कंट्रीज में भूकंप और फ्लड, स्नोवॉल जैसी नेचुरल कैलेमिटीज आने का भी योग बन रहा है। तो ये पॉलिटिकल, मैंने आपको जियो पॉलिटिकल बताया कि ये पूरे एंटायर अमेरिका और अमेरिका के जरिए हमारे यहाँ भी है। और आती है बात इसमें आपकी जब भारत की कुंडली में, तो बीजेपी के लिए ये ग्रहण सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बीजेपी की जो कुंडली है, ये बीजेपी की कुंडली जो आपकी 6 अप्रैल 1980 की मिथुन लगन की कुंडली है, तो बीजेपी की कुंडली में 410 एक्सेस में आ रहा है। तो पार्टी संगठन जो जिसकी जो आइडियोलॉजी से बनी आरएसएस और बीजेपी के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे इस ग्रहण के कारण। आने वाले जो 2 ग्रहण है, ये सत्ता के संघर्ष, आरएसएस बेसिकली प्रॉक्सी वार करेगी बीजेपी की इस लीडरशिप के कारण। तो ये मैंने आप लोगों को ग्रहण के कारण बताए, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी भ्रांतियां थी जो समाज में ज्योतिष के जो बहुत सारे ज्योतिषियों के द्वारा। एक सेकंड में पूछूंगा, मैं कई बार भूल जाता हूँ आपका पूछना। लोग कहते हैं कि इस पे पितृ दोष है, इस पे कालसर्प दोष है, इस पे गुरु दोष है। ये सब चीजें क्या होती है? दोष क्या होते हैं? ये जन्मपत्री में वो दोष होते हैं, ये दोष कैसे ठीक होते हैं? कोई कहता है नासिक के मंदिर चले जाओ, वहाँ कालसर्प योग का पूजा पाठ करा लो। इस तरह की जो चीजें रहती हैं, क्या इनमें ये क्या चीज होती है? इसके बारे में लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? जी, बहुत अच्छी बात। तो एक उससे पहले मैं बता दूं, ये मैंने ट्रम्प की ओथ की हॉरोस्कोप दिखाना भूल गया था। इसमें ये 6/12 की एक्सेस में है। तो ये ट्रम्प के कार्यकाल के लिए दोनों बहुत बड़े ह्यूमिलेशन के रूप में आएंगे, दोनों ग्रहण। ये है कुंडली, और ये डोनाल्ड ट्रम्प की खुद की अपनी हॉरोस्कोप है। ये डोनाल्ड ट्रम्प की हेल्थ के लिए और डोनाल्ड ट्रम्प की जो आर्थिक पॉलिसी है वो पूरी तरह से पूरी दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए खराब होंगी। ये आ जाता। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पर। मोदी जी के लिए ग्रहण कैसे रहेंगे ये? भाई मोदी जी की तो हमने क्योंकि हॉरोस्कोप हमने शुरू से ही आपके यहाँ एक स्टैंड लिया कि भाई मोदी जी की तो बर्थ कुंडली है नहीं। तो लेकिन मोदी जी के लिए जब मैं भारत की कुंडली में रूलर की बात कर रहा हूँ, सूर्य और शनि दोनों 10वें घर में इकट्ठे हैं। और भारत की कुंडली जो मैंने आप लोगों को वृषभ लगन की दिखाई थी, भारत की कुंडली, उसमें हमारा जो है ये जो इंडिया का चार्ट है, ये 4थे घर का स्वामी सूर्य है और 10वें घर का स्वामी आपका शनि है। 4थे घर से प्रजा देखी जाती है और 10वें घर से राजा। तो ये प्रजा और राजा में संकट तकरार बढ़ेगी। तो मोदी जी जो भी, और एक और दर्शकों जानकारी के लिए बता देता हूं, जो बीजेपी की कुंडली मैंने दिखाई थी, बीजेपी जब सत्ता में आई है, तो मैंने बहुत सारे पहले प्रोग्राम में आपके बताया था, सूर्य की महादशा में आई थी। सूर्य इनका मृत्यु भाग की डिग्री में है। अगर वो किसी व्यक्तिगत कुंडली को होता तो मैं उसकी डेथ प्रेडिक्ट कर देता हूं। यही रीजन है कि बीजे और सूर्य गवर्नेंस का कारक होता है। इसीलिए जितनी इनकी गवर्नेंस की पॉलिसी थी, आप देखिए सोशल मीडिया पे कंट्रोल करके ये सत्ता चला, मीडिया पे कंट्रोल करके ये सत्ता चला रहे हैं। अदरवाइज गवर्नेंस के मामले में ये टोटली फेलियर गवर्नमेंट है। जितने भी इन्होंने बड़ी पॉलिसी लाई, सब बैकफायर किए हैं। चाहे वो आप जीएसटी को ले लीजिए, चाहे वो नोटबंदी को ले लीजिए, या कुछ भी आप लिखिएगा, इनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सूर्य इनका मृत्यु भाग की डिग्री में है। तो ये इसमें मोदी जी के लिए केवल इतना ही है कि जो सत्ता का, और मैंने 2 चीज बताई मोदी जी के लिए परेशानी, एक तो संघ से होने वाली है, संघ के साथ इनके संबंध और ज्यादा खराब होंगे। दूसरा जो है प्रजा और इनकी विद इन दी पार्टी भी मोदी जी के लिए इस समय विरोध के स्वर उठना शुरू हो जाएंगे। कारण उसका यही है कि मोदी जी जिस तरह से इंडिया का अपमान करा रहे हैं, खुद का तो अपमान करा ही रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष का जो अपमान कर रहे हैं ट्रंप के द्वारा, उसके कारण जो है बीजेपी में भी इनके लिए कष्ट आने वाले। तो मोदी जी की सत्ता के लिए कष्ट है, इसमें ये पक्की बात है। अब आता हूं मैं आपके पास सबसे बड़ी बात, एक संजय जी, एक जो है मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था, मैच मेकिंग में आजकल कुछ मॉडर्न ऐप आ गए हैं, ऐप के जरिए ही बहुत सारे वो सर्विसेज शुरू करते हैं। उसमें क्या है, उस डेटिंग ऐप होते हैं कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना, डेटिंग के लिए डेट फिक्स कर ली, मिले, फिर अपने माँ बाप का काम मैचिंग का उन्होंने कर लिया, और जो है अपने
उसके बाद उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई हैं, तो उसका एक राइटअप था, मैं बताता हूं। मैच मेकिंग एप्स आर टेकिंग ओवर द ट्रेडिशनल डोमेन। ट्रेडिशनल डोमेन पहले क्या होता था, पहले माँ बाप लड़का लड़की सिलेक्ट करते थे, अब फिर उसके बाद वो लव मैरिज हुई। अब लव मैरिज के अलावा अब लव मैरिज भी, चूंकि लोग इतने इतने दूर दूर नौकरी कर रहे हैं अलग अलग देशों में, तो इसमें अब वो ऐप से पूरी दुनिया ग्लोबल एक हो गई है, वसुधैव कुटुंबकम हो गया, ऐप ने बना दिया। उसमें क्या हो रहा है, टुडे फाइंडिंग द राइट पार्टनर इज नो केक वॉक, बट नाउ डेटिंग turned matchmaking apps are helping a lot to modern generation. On any matrimonial site, the first few things that people are asked, caste, family, wealth, etc. भाई जब आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पर अपना डेटा देखते हो तो लोग आपकी जाति, बिरादरी, मांगलिक दोष है कि नहीं है, जो अभी आप बात करते थे इसकी, उसके कारण बहुत सारे छटनी हो जाती है। अब डेटिंग ऐप में वो सब झंझट खत्म होगा, तो बच्चों को ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है आज की जनरेशन को। तो which has become a turn of the youngsters. They are prioritizing compatibility more now. AI plays a pivotal role in matchmaking profile based on compatibility trait and queries. So concern of youth क्या है, when your parents shortlist someone and you end up liking them, compatibility takes a backseat as Kundali matchmaking, फाइनेंशियल स्टेटस एक्सेट्रा टेकिंग प्रायोरिटी। आजकल का बच्चा फाइनेंशियल स्टेटस ज्यादा दिख रहा है और लुक के ऊपर जाता है। व्हेन यू फाइंड समवन ऑन योर ओन, यू कैन डिस्कस इंपॉर्टेंट थिंग्स विदाउट इनहेबिटेशंस। व्हाई दिस नॉट ए रिलायबल प्लेटफॉर्म, ये लिखते हैं इसी आर्टिकल में कि ये रिलायबल प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है। गेटिंग कॉन्ड ऑन ए ऐप इज ए पर्टिनियंट issue among the people, according to latest report by McAfee, almost 77% of Indians reported encountering fake profiles. 77% लोगों को फेक प्रोफाइल मिली है इसमें मैचिंग ऐप पर। और ये AI जनरेटेड फोटोज ऑन डेटिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, while 39% fell victim to romance scams, और जिसमें फेक रोमांस के कारण 39% ये गए हैं। तो इसलिए आपको पहले देखिए, दर्शकों में आपके विषय पे आने से पहले बताना चाहूँ, हमारे यहाँ वेदों के 16 संस्कार हैं संजय जी। 16 संस्कार में 15वां संस्कार हमारा विवाह आता है, और विवाह को एक आध्यात्मिक संस्कार दिया, क्योंकि हमारे जब एक मनुष्य पैदा होता है तो 3 प्रकार के ऋण लेके आता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण जो होता है, हमारे फोर फादर्स ने जो हमारे पैदा होने से लेके हमारे ऊपर जो खर्चा किया, हमारे पेरेंट्स ने, और हमारे फोर फादर जिस जनरेशन में, जिस फैमिली में आप आए हैं, उनका ऋण कैसे चुकाएंगे। तो हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि आप आगे संतानोत्पत्ति करके अपनी लाइनेज को आगे बढ़ा करके, उनको सेवा करके नेचर की साइकिल को आगे बढ़ा सकते हो। ये उसमें ऑब्जेक्टिव था। और आपको पता है संजय जी, 4 फेरे होते हैं शास्त्र, 7 नहीं होते हैं फेरे। आपको पहले, आपने एक बार पहले चौके भी थे, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। हमारे वैदिक धर्म, मैंने तो आपकी बेटी की शादी में देखे थे, हाँ देखे ना, हनुमान चालीसा कर रहे थे और 4 फेरे आपने कराए थे। 4 फेरे, जी जी। तो 4 फेरे उसमें, और आपको जानकारी के लिए बताता हूं, हमारे 3 फेरे में लड़की आगे रहती है, 1 फेरे में लड़का आगे होता है। तो 3 फेरे कौन से होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, ये आपके 3 फेरे में लड़की आगे है। तो धर्म मतलब लड़की का कहना है कि मैं लीड करूंगी, तुम राइटियस पैसा कमाओगे, भ्रष्टाचार के जरिए पैसा मेरे घर में नहीं लेकर के आओगे। भाई धर्म का अर्थ में यह है कि जेन्युइन तरीके से पैसा कमाना, चाहे व्यापार से कमाए या नौकरी से सैलरी लेकर के आए। तो और अर्थ, पैसा आ गया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, कोई भी हो, उसकी सेविंग्स हो, और काम मतलब एंजॉयमेंट, फन, ये उसमें लड़की गाइड करती है, मतलब आगे चलने का मतलब है। और मोक्ष की जब बात आती है कि भाई हम पति पत्नी बने इस जीवन में, इसके बाद हम अपने संसार को क्या देखें जाते, मोक्ष का मतलब होता है बेसिकली डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना, सोशल वर्क करना अपनी जीवन में। आपके बच्चे जब सेटल हो जाए तो कुछ ना कुछ सोशल वर्क करिए, वही मोक्ष है। मरने के बाद किसी ने मोक्ष नहीं देखा। तो उसमें जैन कहता है कि भाई जहां तक समाज में कोई अगर दान पुण्य करना तो मैं आगे करूंगा, क्योंकि औरतें थोड़ी सी, लेडीज जो है भावनात्मक होती हैं। और आपको पता है अभी एक दिन पहले तो वो आपका 8 मार्च को तो विमेंस डे निकला भी है, अभी विमेंस डे था। मोदी जी हमारे विमेंस डे के लिए पूरे फुल पेज पे एड देके बैठे थे, जबकि सबसे ज्यादा विमेन का मतलब निरादर करने वाले तो यही है, अपनी पहली पत्नी को छोड़े बैठे हैं। दूसरी बात,
और आप ये देखिए वो महिला निवस्त्र घुमाई गई, वहां मोदी जी आज तक गए नहीं, और बच्चियां पर लाठी चार्ज हो जाता है, स्पोर्ट्समैन महिला, तो कितना मोदी जी और मोदी जी की बीजेपी कितना सम्मान करती है महिलाओं का, तो वो आप समझ लें कि दर्शकों सब आपके सामने है कि किस तरह से ये महिलाओं के बारे में कोई बीजेपी वाला बोलता नहीं, इतनी प्रताड़ना दी। और उसका कारण भी है, बीच में सब्जेक्ट में चेंज करते हुए ले रहा हूं, बीजेपी की कुंडली में शुक्र और शनि इकट्ठे, देखो आपका जो शुक्र इनके 12वें घर में, भोग के घर में, और शनि उसको देख रहा है 8वें घर में। आपको बता देता हूं, ये बड़ी एक लॉजिक आपको बता रहा हूं, यही मेरे प्रोग्राम में, आपके हमारे प्रोग्राम में दर्शकों को एक लॉजिक मिलता है, वो जो एक प्रोग्राम को एक नई डायमेंशन देता, आयाम देता है। इसके विपरीत कांग्रेस की कुंडली में दर्शक देख लें, कांग्रेस की कुंडली में उसी शुक्र को बृहस्पति देख रहा है। ये मेरे मन की बात नहीं है। तो अगर हम दो राजनीतिक पार्टी की बात करें, अगर ये दो राजनीतिक पार्टियां, किस पार्टी में महिलाओं का ज्यादा सम्मान होगा, तो मैं आज आपको बता दूं कि महिलाओं का सम्मान हमेशा कांग्रेस की पार्टी में ज्यादा होगा, बनस्पति बीजेपी क्या भोग की। इसीलिए जितने भी सेक्स के और जितने बड़े बड़े नेताओं के कांड हुए हैं, चाहे वो हाथरस कांड हुआ हो, जिसमें कभी देखिए किसी बीजेपी वाले की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई होगी, कोई बीजेपी का मंत्री नहीं, और ना बाबा भी हमारा ऐसा ही है, जो नकली बाबा जो है चीफ मिनिस्टर है, वो भी देखो हाथरस कांड हुआ, वो उन्नाव कांड हुआ, सारे कांड जितने हुए हैं, बड़े बड़े सेक्स स्कैंडल बने, वो सब सेक्स क्राइम आपके इन्हीं के टाइम में हो रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो अब तो अपने विषय विवाह पे आता हूं। इन अवर इंडियन सोसाइटी मैरिज इज ए स्टेबल, आज की जनरेशन को जानना चाहिए, इसलिए मुझे ये टॉपिक कवर करना पड़ा। इन अवर इंडियन सोसाइटी मैरिज इज ए स्टेबल सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. It gives us legal, emotional, financial and economical support and backup. Now weakening of the institution of marriage is very big social problem. एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस तरह से मेरे पास में भी बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ही आपकी बताई थी कैसे गुड़ मिलान फेक है और उसमें शादियां टूट जाती हैं, और ज्योतिषी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मैं आपका जो क्वेश्चन था मांगलिक दोष का और पितृ दोष का, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसकी वजह से वेरी लार्ज नंबर ऑफ कपल्स आर बैटलिंग इन द कोर्ट्स, रिवेल द सैड स्टोरी, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। विद द क्रिएशन ऑफ हेवन लाइक कंफर्ट्स, स्पीडी ट्रेवल्स क्यों टूट रही है, इसका कारण भी हमें जानना चाहिए। तो उसका कारण बताया गया, किसी सोशल रिसर्च हुई थी, रिसर्चर्स ने एक रिसर्च पेपर सबमिट किया था, उसमें बताया था कि विद द क्रिएशन ऑफ हेवन लाइक कंफर्ट्स, स्पीडी ट्रेवल्स, quality of entertainment, endless desire of materialism, lifestyle, working stress, lack of sleep, communication, sharing, etc. at the cost of happiness and contentment, social researchers find these changes responsible for the infighting or tug of war in home. घर में जो झगड़े होते हैं मियाँ बीबी में, उसके कारण ये बताए उन्होंने। And that has been found breaking the family ties on slight provocation and frivolous reasons. मतलब ये जरा से प्रोग्रेशन के, जैसे एक किसी के बहुत बड़े आदमी थे, उनके घर की कुंडली, एक लड़की, जरा सा लड़के ने फोन नहीं उठाया, इसी बात पर वो घर का छोड़ के चली गई और 7 साल से घर से बाहर है। तो ये इस तरह के विषय। अब आते हैं आपके मांगलिक दोष की बात है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, काल सर्प दोष क्या है। काल सर्प दोष दर्शकों बता देता हूं, कोई भी कुंडली ले लीजिए, ये है जैसे कि आपकी हाँ भारत की कुंडली दिखाता हूं आपको। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग काल सर्प दोष का केस देख लिए, ये दर्शकों भारत की कुंडली है। भारत का जन्म ही काल सर्प दोष में हुआ है। भारत क्यों काल सर्प दोष ऐसा बनता है संजय जी, राहु केतु जहां पर हो, राहु स्नेक का हेड माना गया है और केतु को टेल माना गया है। तो राहु केतु के लेफ्ट या राइट साइड, या अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर या नीचे, अगर सारे ग्रह किसी की कुंडली में आ जाएं तो वो काल सर्प दोष बनता है। तो ये इस पर हमने रिसर्च किया। अच्छा, ये पहले हमारी ज्योतिष की किताबों में कहीं नहीं है, जितनी भी बुक्स में दिखाता रहता हूं इनमें कहीं काल सर्प दोष का कोई वर्णन नहीं है। ये कुछ लालची ब्राह्मणों ने या कुछ पंडित कर्मकांडी पंडितों ने जनरेशन की, कब की हमें नहीं पता, लेकिन साउथ में इसका बहुत ज्यादा है, जहां पर लाखों हजारों रुपए की पूजाएं कराई जाती है, लाखों रुपए की पूजाएं कराई जाती हैं। वो आप जो नासिक का नाम ले रहे थे, हरिद्वार का नाम है, कुछ केरल में भी है, कोई जगह तमिलनाडु में जगह है। तो पहले मैंने आपको बताया कि राहु केतु के लेफ्ट या राइट साइड में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो ऐसे व्यक्ति की कुंडली काल सर्प दोष मानी जाती है। आज आप इसका भांडाफोड़ करने के लिए संजय जी मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कुंडली दिखाना चाह रहा हूं जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये कितना फेक था,
कितना फेक है। आप देखो, पहली बात तो जो भारत की कुंडली में बताया कि क्या भारत पूरा बर्बाद हो गया? नहीं, भारत की कुंडली कालसर्प की कुंडली है, क्योंकि आप देखिए राहु केतु के सारे लेफ्ट हैंड साइड में सारे ग्रह हैं भारत की कुंडली में, राहु केतु के ये सारे के सारे ग्रह लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इस साइड में कोई ग्रह नहीं है। तो मतलब उसको कहते हैं कि नाग ने जो है सारे ग्रहों को, सारी आपकी सुख समृद्धि और सारी भौतिक सुख और आपकी ग्रोथ को खा लिया, ऐसी मान्यता काल सर्प दोष बना दिया। तो भारत ने क्या पाया? हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का चार्ट, दीज एस्ट्रोलॉजर सेड दैट इंडिया विल सफर आफ्टर पार्टीशन। इन्हीं जोशी ने कहा था कि पार्टीशन होने के बाद इंडिया बहुत सफर करेगा। लेकिन आज हमारी अचीवमेंट देखिए, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हमारे यहां आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे यहां आया, परचेजिंग पावर बढ़ी, हमारे यहां बहुत सारे रिच एनआरआईज हैं, आईटी रेवोल्यूशन, हम दुनिया में आईटी में हमारा बहुत नाम है, और लिटरेसी लेवल भी हमारा बढ़ा है। तो ये, और आपको पता है 1947 से पहले एवरेज आयु हमारे यहाँ बहुत कम थी, और आज हमारे यहाँ एवरेज आयु हमारी 65 साल करीब हो गई है लाइफ की। तो ये इंडिकेट करता है कि भाई ये कालसर्प दोष भारत के तो लागू नहीं होता। अब आते हैं साहब, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली दिखाता हूं। ये जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में भी कालसर्प दोष है, मतलब राहु केतु के उसमें यह कहा गया कि कालसर्प दोष में या तो सारे ग्रह लेफ्ट या राइट में आ जाए, या अगर राहु केतु के साथ भी कोई ग्रह बैठा तो वो भी कालसर्प दोष ही माना जाएगा। तो नेहरू जी की कुंडली में भी है। अब नेहरू जी की कुंडली की कहानी सुन लीजिए। नेहरू जी, आप सोचिए, जब पैदा हुए उनसे पहले उनके पिताजी बिल्कुल फटे हाल थे। नेहरू जी के पैदा होने के बाद ही उनके जीवन में सारा बहार आई है, और जवाहरलाल नेहरू के बाद ही आई है बहार उनके घर में। अब एक कुंडली और मैं दिखाता हूं आपको, मार्गरेट थैचर की। ये मार्गरेट थैचर की कुंडली है। ये इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर नहीं 2 साल। संजय जी, इनका जन्म मार्गरेट थैचर का 13 अक्टूबर 1925 का हुआ, मंगलवार के दिन 8:59 पर, और इनका तुला लगन है। आप देखिए, शी वाज ए डॉटर ऑफ ग्रोसर, एक पंसारी की बेटी थी वो मार्गरेट थैचर। उनकी एजुकेशन शुक्र की दशा में होती है, उनको जॉब भी उसी में मिलता है। उनकी मून की, चंद्रमा की दशा में वो पॉलिटिक्स में आती हैं, एंड इट वाज इन दी महादशा ऑफ राहु। मैं दर्शकों आपको बता रहा हूं कि राहु की महादशा, जैसे राहु और केतु से कालसर्प दोष बनता है, उस दशा में वो प्रधानमंत्री बनी है। और नेहरू जी भी प्रधानमंत्री बने हैं, उससे पहले बन गए थे, लेकिन राहु की महादशा में नेहरू जी प्रधानमंत्री लगातार रहे 64 तक। और ये लिखा, इट वाज इन द महादशा ऑफ राहु शी बिकेम द पीएम फॉर 2 सक्सेसिव टर्म्स एंड अचीव्ड ऑल हर एम्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन विद आयरन हैंड एंड अर्न्ड द निकनेम ऑफ आयरन लेडी। उनको आयरन लेडी का खिताब मिला था। In Rahu Dasha, she created a record in 20th century for holding the office of PM of England for 2 longest term. It was only after the ending of Mahadasha of Rahu, she lost her position in the Conservative Party and had to quit as PM. मतलब जब राहु की महादशा खत्म हो गई है, उसके बाद ही तो वो पीएम पद से हटी हैं। तो दर्शकों, आप देखो, जिस राहु केतु से आप कालसर्प दोष है ना, उसमें तो ये तरक्की कर रहे हैं। नेहरू जी ने भी तरक्की की और इन्होंने भी तरक्की। आज एक केस और बड़ा बढ़िया लेकर के आया हूं मैंने नाम मिटाने की कोशिश की, लेकिन दर्शक समझ जाएंगे फिर। ये एक कुंडली, एक बड़े हाई प्रोफाइल कुंडली और मैं दिखा रहा हूं। इस कुंडली में भी राहु केतु के सारे एक तरफ है, सारे के सारे ग्रह। ये राहु केतु के सारे इनके राइट हैंड साइड में आ रहे हैं ग्रह। इंडिया के चार्ट में लेफ्ट में है, इनके राइट में सारे ग्रह। देख लें दर्शक, ये है 19 फरवरी 1960 की जन्म है। ये आईएएस अफसर हैं और भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी और मुख्य चुनाव आयुक्त होकर के रिटायर हुए हैं। ये अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी और बैंकिंग सेक्रेटरी। तो भैया, इनको भी कालसर्प दोष ने तंग नहीं किया। ये तो आप सोचिए, मैंने ब्यूरोक्रेट्स के जब मैं सुनता था कि किसी ब्यूरोक्रेट का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हेड बन के जाना बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भाई आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमिश्नर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती हैं। उस पोजीशन तक ये बंदा वहां पर गया, तो उसको कालसर्प दोष ने तंग नहीं किया था। अब एक और फ्रॉड है जो आपको लोगों के लिए, जो आपका विषय भी था, कि उसके बाद हम आपका प्रोग्राम समाप्त करना चाहेंगे, कि मंगल दोष क्या है। देखिए, मंगल की पोजीशन, मंगल दरअसल क्या है ना, उत्तेजना,
क्रोध, एक्सीडेंट, फायर, है ना, और सर्जरी इसका कारक है, इसलिए थोड़ा उसको खराब माना गया, क्योंकि ये भाई अगर जहां पर इसकी दृष्टि जाएगी तो इस तरह के ग्रहों की संभावना बनी रहती है। लेकिन क्या इसकी वजह से विवाह तोड़ देने चाहिए? देखिए, आप बताता हूं, ये जो प्रिंसिपल हमारे ज्योतिष की किताबों में कहे गए हैं कि 12वां जो लगन का है, जैसे आपकी कुंडली, इनकी नेहरू जी की, अभी मैं एक कुंडली लेता हूं, संजय गांधी की कुंडली, ये संजय गांधी की कुंडली है, संजय जी, संजय गांधी की कुंडली है। तो और ये मेनका गांधी की कुंडली है, तो दोनों ही मांगलिक थे। तो इनके मैं बताता हूं कि ये पहला घर जो होता है हमारा फर्स्ट हाउस होता है, यहां मैंने दिखा रखा है, ये पहला घर, 12वां घर, दूसरा घर, और चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर। मंगल की पोजीशन अगर 12वें घर में, आपके ऑफिस में भी कोई पूछ रहा था तो उनको भी मैं समझा दूं, तो मांगलिक दोषों के सब लोगों को, लड़कियों को खुश हो जाना चाहिए। 12वें घर में अगर मंगल है तो उसकी 8वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ेगी, विवाह का स्थान 7वां होता है। लगन में है मंगल तो 7वें स्थान पर पड़ेगी दृष्टि, विवाह का होता है। चौथे घर में अगर मंगल है, उसकी भी चौथी दृष्टि 7वें भाव पर आएगी, तो मांगलिक दोष हो गया। 7वें घर में मौजूद है तो मांगलिक दोष, और 8वें घर में, चूंकि 8वां घर आयु का होता है, तो मंगल को अच्छा नहीं माना जाता, दुर्घटना का कारक है, तो इसलिए 8वें घर से को भी माना गया मांगलिक दोष के लिए। अगर किसी की कुंडली में अगर इनमें मंगल बैठा है, प्लेस्ड है, तो ऐसे लोगों की जो है क्या नाम, मांगलिक दोष की कुंडली मानी जाती है, जिसको कि लोगों ने भय के कारण बैठा रखा है, उसको कोई माइका लाल नहीं बदल सकता। आपको बताऊं, भारत की कुंडली जो मैंने दिखाई थी आप लोगों को, तो दर्शकों आपको बता दो, भारत की कुंडली मांगलिक कुंडली है, भारत मांगलिक भी है। दक्षिण भारत के कुछ ज्योतिषियों ने कहा कि नहीं, सेकंड हाउस में मंगल है तो वो उसको भी हम मांगलिक दोष में आनेंगे। तो आपका मांगलिक दोष के लिए इससे कुंडली में क्या नुकसान हो सकता है, ये मैं बता। संजय गांधी की और मेनका गांधी की आपको पता है 13 गुण मिले थे, लेकिन इनका मंगल 8वें भाव में था और इनकी ट्रेजेडी हुई। आपके अरविंद केजरीवाल की कुंडली भी मांगलिक है, अरविंद केजरीवाल भी 12वें घर में मंगल है, मांगलिक है, लेकिन इनकी विवाह तो चल रहा है। ये मैं भ्रांति दूर कर रहा हूं, संजय गांधी और मेनका गांधी के केस में तो दुर्घटना दिखाई दे रही है, उसके कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मैरिज सक्सेसफुल मैरिड लाइफ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 12वें घर में मंगल है। इसी तरह हाँ, राजीव गांधी की कुंडली भी मांगलिक कुंडली है, राजीव गांधी के सेकंड हाउस में मंगल है, ये राजीव गांधी की कुंडली है, इनके सेकंड हाउस में मंगल है। ये इंदिरा गांधी की कुंडली है, इंदिरा गांधी की कुंडली में भी मंगल है। तो शास्त्र के प्रिंसिपल ये कहते हैं कि अगर मांगलिक दोष है तो उसमें दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है, इसके कारण इतना ही चीज है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन विवाह जो चलता है वो 7वें घाव की स्ट्रेंथ के ऊपर चलता है, जो कि विवाह का स्थान है। तो एक जल्दी से मैं एक चीज बताता हूं कि आजकल के बच्चे जो है ना, वो लव को कुछ अलग समझ बैठे हैं। जैसे वो इलाहाबादिया का जो केस हुआ था ना, काश वो इलाहाबाद में अगर कुंभ में नहा के आ जाता तो शायद उस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करता। वो इलाहाबादिया जो है, उसको किसी ने सजेस्ट ही नहीं किया बेचारे को। तो मैं आपको बताता हूं कि आज की जो यूथ है, देखिए मिस्टेक कहां हो रही है, हम लव का मीनिंग भूल गए। इसके बाद आपका प्रोग्राम मैं समाप्त करूंगा। लव का मीनिंग बच्चों, आज के यूथ को मैंने आप लोगों के लिए विशेष रूप से ये पढ़ के तैयार किया था कुछ पॉइंट्स। जब हम देखिए आज की युवा पीढ़ी को लव का मीनिंग जानना चाहिए। लव और रोमांस में फर्क होता है संजय जी। रोमांस माइंड करता है, माइंड जो करता है वो रोमांस करता है, और लव आपका हृदय से होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वी फील हैप्पी। ये एक प्रकार की ड्रग है, जैसे ड्रग होती है, ये हमारे शरीर के अंदर के हार्मोन्स को भी ड्रग कर देती है। ये एक बायोलॉजिकल ड्रग है। जो आपका जो रोमांस जो है बेसिकली वो बायोलॉजिकल ड्रग है। सो ऑर्डिनरी द लव इज जस्ट ए ड्रग। सेक्स लुक लाइक ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ लव, बट व्हेन वी आर ड्रग्ड, नशे में अगर जब हम होते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। व्हेन वी आर ड्रग्ड वी नेवर लुक एट अवरसेल्फ। हम अपने सच्चे स्वरूप को भी नहीं पहचान पाते हैं। तो आपकी जानकारी के ये भी बता देता हूं कि देखिए, ये एक बायोलॉजिकल ड्रग, सेक्स इज नेचुरल बायोलॉजिकल हार्मोनल ड्रग विच इज रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस। जब ये बायोलॉजिकल लव किसी को होता है, ही वॉक्स डिफरेंटली, वो खोया खोया रहने लगता है और अपने वर्तमान स्वरूप को भूलकर
lives in the imagination all the times and does not live in reality. इसका अर्थ यह है कि इस ड्रग ने उसे अननोइंगली पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। रिमेंबर, जिंदगी का सिद्धांत है, नो ड्रग कैन लास्ट फॉर एवर। तो आज का जो रोमांस फेल हो रहा है ना, ये ड्रग जो है ना, जैसे कोई ड्रग का असर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, इसका भी है। बाय द टाइम हनीमून इज ओवर, व्हेन द लव इज गॉन, वी स्टार्ट फेसिंग रियलिटी, और तब जीवन में ट्रबल शुरू होती है, क्योंकि ड्रग अवस्था में जो हम प्रॉमिस करते हैं उस समय हम कॉन्शियस नहीं होते, इसलिए अनकॉन्शियस की स्टेज में किया गया रोमांस बेसिकली फेल हो जाता है। जो कॉन्शियसनेस के साथ में रोमांस किया जाता है, जिसको हम हृदय से लव कहते हैं, उसकी कंडीशन होती है, बस उसी से दर्शकों के लिए पांचवा घर हमारी जो दर्शकों ज्योतिष की कुंडली में भक्ति का होता है, पांचवा घर ही रोमांस का होता है, सातवां घर विवाह का है। कॉन्शियसनेसली किया गया लव एटर्नल होता है, जबकि अनकॉन्शियस अवस्था में किया गया लव मोमेंटरी होता है। कॉन्शियसनेस के साथ किए गए लव में वी डोंट फॉल इन लव। कॉन्शियसनेस के साथ जब हम लव करते थे, वी डोंट फॉल, रादर वी राइज इन लव, और ये लव इटसेल्फ एक इंटीग्रेटिंग फोर्स बन जाता है, नॉट डिसइंटीग्रेटिंग, बांटने वाला नहीं होता बल्कि जोड़ने वाला होता है। ये लव एक अवेयरनेस है, और हम रिलेशनशिप में मोर एंड मोर अवेयर होते चले जाते हैं। इस लव में पजेसिवनेस और एक्सपेक्टेशन कम होने लगती है। वी केयर फॉर ईच अदर, वी डोंट यूज अदर, वी केयर एंड शेयर, we liberate the other, and through the other's liberation we liberate ourselves. हम लोग एक अल्टीमेटली जर्नी के दो पार्टनर बन जाते हैं। इसमें हम एवरी पेन, एंग्विश, सफरिंग, ब्लिस, मोमेंट ऑफ साइलेंस सभी कुछ शेयर करते हैं। कौन से लव में? जो कॉन्शियसनेस के साथ किया जाता है। तो आपको दर्शकों बता देता हूं कि जो आपके 4 फेरे होते हैं, अग्नि साक्षी देवता होता है, उस विवाह के जरिए जो लव आपका बनता है वो आपका एटर्नल लव है। जब आप उसके महत्व को समझेंगे, उन 4 फेरों के महत्व को समझेंगे, उस आध्यात्मिक शक्ति को की अनुभूति को समझेंगे, तब आप उस कॉन्शियस लव को अचीव कर सकते हो, और उसी से आपके जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य, वो मोक्ष वाला जिसमें लड़का आगे चलता है, वो पूरा होता है। तो और अब इसी के साथ हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। एक सेकंड, जन्म पत्री में ऐसा कौन सा ग्रह होता है जिससे पता चलता है कि इसकी लव मैरिज होगी? हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको एक बहुत अच्छी कुंडली दिखाई देता हूं ना, आपने ये क्या है, ये रहा कि मैं ये है मेनका गांधी की कुंडली। दुनिया, आपको सबको लोगों को पता है मेनका गांधी की लव मैरिज हुई थी। मेनका गांधी की लव मैरिज 5वें घर में शनि बैठा है। मेनका गांधी की कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन में 7वें भाव में शनि है। तो शनि 7वें घर का स्वामी होकर 5वें घर रोमांस में बैठा है, लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। तो जिसकी हॉरोस्कोप में, एक बार बताइए, आपकी भी तो लव मैरिज हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल। मैं वही मैं बता रहा हूं। तो मेनका गांधी की कुंडली में 5 और 7 का कनेक्शन होने के कारण लव मैरिज हुई है। और ये दर्शकों, ये भारत की कुंडली है। तो जो भारत की कुंडली है वो मेरी कुंडली है। मेरी भी टॉरस लगन की कुंडली है। तो टॉरस में 7वें घर में वृश्चिक राशि आती है, उसका स्वामी मंगल है। मेरे आज जन्म का मंगल 5वें घर में रोमांस में बैठा है, जैसे मेनका गांधी का है। तो मेरा भी 7वें घर का स्वामी 5वें घर में चला गया, इसीलिए मेरा भी विवाह जो है, मैं ब्राह्मण यूपी का और मेरी शादी पंजाबीज में हुई है। तो मेरी लव मैरिज इसी के कारण हुई। और मजे की बात यह थी कि जब हमने ज्योतिष में 2 साल का आचार्य का कोर्स किया संजय जी, तो उस समय पहला टॉपिक हम लोगों को लव मैरिज का ही रिसर्च का मिला था। तो के.एन. राव सर, हाँ, सबसे जूनियर बैच का रिसर्च का लेक्चर के.एन. राव जी लिया करते थे। तो उन्होंने जैसे वो क्लास में आए फर्स्ट डे, तो उन्होंने आते ही से पूछा कि आपकी क्लास में किस किसने लव मैरिज करी है, हाथ खड़े करो। तो हम आगे की तरफ बैठे, तो हमने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले राव साहब ने मुझे बुलाया, आइए अपनी हॉरोस्कोप ब्लैक बोर्ड पे लगाइए। तो वहां पर ब्लैक बोर्ड पे मैंने अपनी हॉरोस्कोप लगाई। तब उन्होंने कहा, देखिए आपकी कुंडली में रोमांस के घर में आपका विवाह के घर का स्वामी बैठा हुआ है। जी, मैंने कहा जी बैठा हुआ है। तो बोले इसीलिए आपने लव मैरिज की। आपको जवाब मिल गया? मैंने कहा हाँ जी मिल गया। तो लव रोमांस का 5वां घर होता है, 7वां घर यूनियन का होता है। और दर्शकों, एक जानकारी के लिए बता देता हूं, 7वां घर कॉन्ट्रैक्ट का होता है, 7वां घर समझौते का होता है। इसलिए जीवन में एक फिलॉसफिकल होकर समझिए कि विवाह अपने आप में एक कंप्रोमाइज है, और कंप्रोमाइज हमेशा, और कॉन्ट्रैक्ट और कंप्रोमाइज वही चल पाते हैं जिसमें एक पक्ष झुकने की ताकत रखता हो।
अगर दोनों तनातनी में रहेंगे तो फिर वो ब्रेकअप होगा ही होगा। इसीलिए विवाह, ये बताइए कि भारत में प्रेम को बड़ा महत्व दिया गया है। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और हमारे यहाँ कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मणी से हुआ, लेकिन मंदिरों में हमेशा कृष्ण भगवान राधा के साथ दिखाई देते हैं। मैंने कोई मंदिर नहीं देखा कृष्ण जहाँ पे रुक्मणी के साथ दिखाई देते हो। तो क्या भारत में प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है? पहला सवाल, इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा सवाल आपसे। जी, प्रेम को देखिए, प्रेम का अर्थ जो मैंने कहा, हमारे यहाँ वो जिस प्रेम की बात कही वो कॉन्शियसनेस के साथ प्रेम की बात की है, कि जिसमें हम देने की भावना ज्यादा रखते हैं, मतलब उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव नहीं होती है। जो देखिए गोपियों की एक्सपेक्टेशन रही होगी, नहीं, उनको तो प्रेम विशुद्ध प्रेम था, उनको ये नहीं एक्सपेक्टेशन थी उनकी। राधा की भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि कृष्ण मुझे पति के रूप में मिल जाए, लेकिन वो विशुद्ध प्रेम था। जब कृष्ण चले भी गए तो राधा विचलित नहीं हुई है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो विचलित नहीं हुए। तो जिस प्रेम में सेक्रीफाइस होता है, जिस प्रेम में ह्यूमिलिटी होती है, जिस प्रेम में एक दूसरे की शेयरिंग होती है, हम एक दूसरे के दुख सुख को बांटने शेयरिंग वाले होते हैं, कॉन्शियसनेस मतलब जिसमें खुले दिमाग से चेतन अवस्था में जो किया जाता है वो प्रेम, उस प्रेम की हमारे शास्त्रों में बात की गई है। बाकी जो प्रेम है वो तो ड्रग है, जो शारीरिक आकर्षण से हो रही है, जो हार्मोनल है। जैसे वो अब लड़की नहीं कह रही थी उस प्रोग्राम में, वो जो प्रोग्राम था वो बकिया, वो कौन सा कॉमेडी शो था, उसमें जब उससे पूछा कि मेरे को पति परमेश्वर ऐसा मिल जाए, फिर जाने पर क्या गंदी गंदी बातें करने लगी। तो उसको कोई पति परमेश्वर मिलेगा, उसको तो वो इलाहाबाद जैसा ही मिलेगा। तो उसको पति परमेश्वर का मतलब ही नहीं समझा उसमें। देखिए, पति परमेश्वर का मतलब विशुद्ध लव की बात, आपके प्रश्न पर, आपके जवाब पर आ रहा हूं। विशुद्ध लव का मतलब शारीरिक नहीं होता, आत्मिक होता है। और जब आत्मिक होता है तो वो आपको छोड़ के भी चला जाएगा, तब भी आप उसके लिए कर्ज नहीं करोगे, आप बुराई नहीं करोगे उसकी। कृष्ण और रुक्मणी का जो प्रेम था वो आत्मिक नहीं था, उनके मंदिर क्यों नहीं है फिर? नहीं नहीं नहीं, मंदिर और मंदिर की कहानी अलग है। देखिए, मंदिर बनना, किसी की पूजा करना, वो अलग चीज है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में रुक्मणी के संग दिखाई क्यों नहीं देते, कृष्ण भगवान राधा के संग क्यों दिखाई देते हैं, ये जानना चाहता हूं। देखिए, वो तो एक माइथोलॉजिकल हमारे श्रीमद् भागवत की है कि वो लक्ष्मी जी का अवतार थी, इसके कारण वो रहा है। तो पूजा के लिए वो प्रेम का, ये देखो कृष्ण प्रेम का प्रतीक थे, और रुक्मणी को उस रूप में नहीं देखा गया है, विशुद्ध प्रेम के रूप में। मेरे घर पे तो वो लड़ाई हो गई। मैंने कहा कि देखो मैंने बीबी से यही बात कह दी जो आपसे कह रहा हूँ, कि देखो प्रेम को ज्यादा महत्व, कृष्ण भगवान राधा के संग है। तो बीबी बोली मैं तुम्हारी राधा हूँ, तो मैं कहा मैं दूसरी रुक्मणी ढूंढ लूं, तो लड़ाई होगी मेरी। तो मैं ये प्रेम का कोई टिपिकल टाइप का सवाल पूछ रहा था। तो इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है क्योंकि वो आपकी वाइफ या किसी की भी वाइफ पजेसिव होती हैं। एक्सपेक्टेशन जहां पर आएगी, पजेसिवनेस आएगा, वहां पर आपका वो विशुद्ध लव नहीं होता, फिर वो आपका ड्रग बन जाता है। ड्रग हो गया ना, जो आपका रोमांस जिसको कह रहे हैं। वो रजनीश ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वो पति कहेगा लड़की, मतलब प्रेमी कहेगा लड़की से कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तुम मेरी सब कुछ हो, और लड़की किसी दूसरे लड़के से बात कर लेगी तो वो इसकी जान लेने को तारू हो जाएगा। तो वो मतलब वो केवल जान दे दूंगा वाला बात केवल ये कि पॉजिटिवनेस थी वो। दूसरी चीज, एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं। भारत में अकेला दुनिया का देश है जहां हमारे यहाँ काम देवता होता है, हमारे बाकायदा काम शास्त्र लिखा गया है, हमारे यहाँ खुजराव के मंदिर हैं जो सेक्स की फोटो लगी हुई है वहां पे। लेकिन हम लोग इतने पजेसिव हैं कि हम काम शास्त्र में बात नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति अगर सेक्स पे बात करता है तो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे सारे धार्मिक लोग इस विषय पे बात नहीं कर सकते। तो क्या हिंदू धर्म में या भारतीय संस्कृति में क्या काम, जिसका काम देवता है, जिसका काम शास्त्र है, उस पर हम लोग काम पे बात क्यों नहीं कर सकते? जो जीवन की जिस विषय पे उत्पत्ति हुई है उस विषय पे बात करने में इतनी हिचक क्यों? आजकल बच्चों को जानकारी नहीं दी जा रही है, बच्चों के सामने माँ बाप कहेंगे नहीं, इस विषय में बात नहीं करोगे। तो ये संस्कृति क्यों डेवलप हुई भारत में? नहीं, हमारी अभी के टाइम में हुआ, लेकिन पहले के टाइम में, आपके पौराणिक काल में तो आप देखिए ऋषि मुनियों के तो बहुत सारे प्रेम हुए हैं। देवता लोग आकर्षित हो जाते थे ऋषियों की पत्नी से, और उनके बच्चे तक हुए हैं। पूर्व काल में नहीं था, ये कुछ कालांतर में डिस्टॉर्ट हो गया है, कुछ 1200 साल पहले। अदरवाइज नहीं था, वहां पर पहले नहीं था। और जो आप काम की बात कर रहे हैं, उसमें काम के वाइडर मीनिंग है। काम का अर्थ केवल वहां पर केवल सेक्स नहीं है। काम का अर्थ है बेसिकली उसको भोगना भी है, हैप्पीली उसको एंजॉय करना भी है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ आपके हैं ना। तो काम शब्द वहां पर डिजायर के लिए भी आएगा, महत्वाकांक्षा। आप बड़े पैसे वाले बने,
बड़े कंपनी के सीईओ बने, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, उद्योगपति बने, या बहुत बड़े फिल्म स्टार बन जाए, ये काम की कैटेगरी में आता है। या बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बन जाए, जो इच्छा शक्ति है वो काम है आपका। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, काम को केवल सेक्स से जोड़ के रखा हुआ, वो ना, क्योंकि आपको मजे की बात बताऊं तो जिस कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, देखिए उसी से आप समझिए, ज्योतिष इससे बहुत अच्छा आपको आंसर दे रही है। सातवां घर व्यापार का भी है, देखिए सातवां घर समझौते का भी है, सातवां घर कंप्रोमाइज का भी है, सातवां घर आपको पता है ज्योतिष में जो हमारा सेक्सुअल इंटरेक्शन है वो सातवें घर से देखा जाता है। अगर किसी का सातवां घर अगर खराब होता है तो इसका मतलब उनके बीच में, मियां बीबी के बीच में अच्छे फिजिकल रिलेशन नहीं होंगे। तो ये, और वहां पर तो उसी हाउस से बिजनेस भी आ रहा है, तो इसका मतलब वो बिजनेस करना, प्रोफेशनल आपको अपनी नौकरी चाकरी करना, पैसे कमाना, अर्थ को कमाना, अर्थ को भोगना, ये भी काम है। केवल काम यह है, केवल एक पॉइंट पे हम अटक गए, वो वाला काम नहीं है, वो एक छोटा सा पार्ट है उसका। तो इसीलिए वो ये ने कहा कि जब हम इस काम को कॉन्शियसली करते हैं, चेतन होकर के करते हैं, तो उसमें हमारे अंदर गिविंग आ जाती है, एक्सपेक्टेशन और पॉजिटिवनेस। किसी भी रिलेशनशिप के लिए हम जब एक होलिस्टिक कोर्स कर रहे थे, तो तब का हमको एक फॉर्मूला पता था, उसमें कहा गया कि 2 सबसे बड़े जहर माने गए हैं किसी रिलेशनशिप के लिए, एक्सपेक्टेशन एंड पॉजिटिवनेस। ये किसी भी रिश्ते को जहर घोल सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर वो ना कि उसको कैसे डेवलप किया, तो उसके लिए आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, कि जब आप आत्मिक आपके अंदर लव आता है, तो आप कुछ चीजों को इग्नोर करना सीख जाते हो, जहां पर, और आप दूसरे को, एक बहुत दर्शकों आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसके बाद आगे मैं प्रोग्राम खत्म करता हूं। बड़ा आज मुझे याद आ गया आप ही के विषय से। दर्शकों, बहुत साल पुरानी बात है, एक लड़का मुझे करीब मिला था, आईटी प्रोफेशनल था। तो उससे वो मेरे पास एक दिन आया और मेरे से बात करता रहता था, और अभी भी दिल्ली का ही था वो, नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। वो एक दिन हस्बैंड वाइफ मेरे घर आए, संजय जी हस्बैंड वाइफ दोनों आए, यंग कपल थे, 4 साल हो गए थे मैरिज को, लेकिन उनके बच्चा नहीं हुआ था। और जब वो मेरे पास आया तो उसने कहा कि आज राजीव जी, मैं आज आपसे मिलके ट्रेन के नीचे कटना चाहता हूं। आपके प्रश्न का जवाब भी है इसमें। तो ट्रेन के नीचे कटना चाहता हूं। तो मैंने कहा, मैं कुछ सेकंड के लिए तो मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने कहा यार, किसी जोशी के पास ऐसे कोई प्रश्न लेके आ जाएगा कि मैं आपसे मिलके आपका आशीर्वाद लेके मरना जा रहा हूं। तो मैंने कहा हुआ क्या? तो उसने बताया कि मेरी पत्नी जहां नौकरी करती थी, वहां उसके बॉस के साथ रिलेशन हो गए, बच्चा नहीं हुआ 4 साल से, और रिलेशन हो गए, और उसको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है। तो यहां पर आ गया ना विषय, एक्सपेक्टेशन पॉजिटिवनेस, वो पॉजिटिव हो रहा था। तो और पत्नी उसकी वहां सामने बैठी है, वो बेचारी सर नीचे करके बैठी हुई है, यंग कपल था। तो मैंने कुछ क्षण के लिए मैं घबराया, फिर मैंने अपने आप को संभाला, और जानते मैंने क्या काउंसिल किया? और जब मैंने अपने गुरुओं को बताया था, तो मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि आप एस्ट्रोलॉजी की मैगजीन में ये आर्टिकल लिख के दीजिए, यही ज्योतिषी का रोल है समाज में, बनते हुए चीजों को, मतलब बिगड़ते हुए चीजों को बचाना, इससे बड़ी काउंसलिंग नहीं हो सकती। तो मैंने क्या बताया? मैंने कहा, देख भाई, तेरी हॉरोस्कोप में विवाह में किसी तरह के संकट का योग है, और तू इस बीबी को छोड़ दे, तू 5 बीबियां और लेके आएगा, तेरे को योग, तो ये कुंडली तेरी बदलने वाली नहीं, यही रहने वाला है, तू माफ कर दे इसको। मैंने उसकी कुंडली में संजय जी पकड़ लिया था कि कोई बच्चा आ रहा है, उसका 1 साल के अंदर बच्चा होने वाला है। अब बच्चा तो तभी होगा जब बीबी होगी। तो मैंने जो उसको काउंसलिंग दी थी संजय जी, मैंने कहा इस लड़की को माफ कर दे, और तुम लोग वृंदावन जाओ, वृंदावन की 10 किलोमीटर की परिक्रमा होती है पूरी टाउनशिप की, एक परिक्रमा करके आना, 1 साल के अंदर तुम्हारे बच्चा होगा। संजय जी, उस लड़के ने मेरे पैर छुए, लड़की ने भी मेरे पैर छुए गए। उसके बाद उन्होंने महीने भर बाद वृंदावन की परिक्रमा लगाई, वहां से मेरे को फोन किया था उन्होंने, और 1 साल के अंदर उनके एक बेटा पैदा हुआ। तो मैंने जब जिस लोगों को ये किस्सा सुनाया, मैंने अशोक यादव जी की वाइफ को भी सुनाया था, और उन लोगों को भी सुनाया, वो भी कहने लगे भैया आपने 2 जीवन बचाए, एक तो वो मर जाता कट के, तो वो तो मर ही गया, तो लड़की की भी लाइफ खराब हो जाती क्योंकि वो विडो हो जाती। तो मैं यही चीज आपको बताता हूं, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, इससे विवाह टाला जाए, ये गलत धारणा है। कोई आपके ग्रह, उस ग्रहों के पोजीशन, दोष शब्द हमारे को कभी नहीं कहना चाहिए। हम कौन होते हैं ईश्वर के विधान में उंगली उठाने वाले? आपके ग्रह आपकी मर्जी से तो नहीं बैठे हैं दर्शकों,
आपके ग्रह आपके मजीद जो आपके पिछले जन्म के संचित कर्मों के आधार पर आपकी कुंडली मिली है, आपको जो भी मिली है उसको कोई माइकालाल, कोई जोशी नहीं बदल सकता। उसी कुंडली के दायरे में आपको जीवन का अगर मार्गदर्शन जो करता है वो सच्चा ज्योतिषी, सच्चा गुरु और सच्चा मार्गदर्शक हो आपके लिए हो सकता है। इसके साथ चलते चलते मैं प्रार्थना करके हनुमान जी की, और ये देखिए ये विवेक बुद्धि कहां से आई है, सब हनुमान जी की भक्ति के कारण मेरे पास आई है कि आज उस चीज को मैं विजुलाइज, मैंने आपको दिखा जब मैं धर्म कर्म की बातों पे भी बात करूं तो बहुत अच्छा चिंतन हो गया, ये केवल हनुमान जी की भक्ति के कारण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। देखो दर्शकों आपको ये पता लग गया कि मांगलिक दोष में अगर राजीव गांधी और संजय गांधी का केस है तो अरविंद केजरीवाल की मैरिज चल रही है, तो इसलिए मांगलिक दोष हर जगह खराब नहीं हो सकता। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपने आप को अच्छा कोई ज्योतिषी के जरिए आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये थे राजीव नारायण जी, और मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपकी प्यार भरी राय का मुझे इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।